घना जंगल था। रात बहुत गहरी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तभी एक औरत अपनी नन्ही बच्ची को सीने से कसकर पकड़े अंधाधुंध भाग रही थी और भागते भागते एक अजीब सी जगह पर पहुंची, जहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो इस जंगल से बाहर निकल रही थी और ये अजीब सा टूटा फूटा कुआं। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो वापस मुड़कर भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक कुएं के अंदर से भारी डरावनी आवाज गूंजती है। रुक जाओ, भागो मत। कामिनी, जिसे तुम सीने से लगाए फिर रही हो, उसके नसीब में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। इसे इस कुएं में गिरा दो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसे नहीं मारूंगी। ये मेरी जान है, मेरी उम्मीद है। फेंक दे इसे, वरना तेरी बाकी की तीनों बेटियां भी जिंदा नहीं रहेंगी। सोच ले, अगर आज तू इसे नहीं छोड़ेगी तो कल तू अपनी बाकी तीनों बेटियों की लाशें कंधे पर उठाएगी। कामिनी का दिल जैसे रुक गया। आंखें फटी की फटी रह गई। वो कांपने लगी। उसका गला सूख गया। नहीं, मेरी 3 बेटियां, मैं नहीं देख सकती उन्हें मरते हुए। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं बुरी मां नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। मुझे अपनी बाकी बेटियों को बचाना है। रोते रोते उसने थरथराते हाथों से अपनी बच्ची को कुएं में गिरा दिया और रोते हुए वहां से चली गई। उसी पल दूर से एक काली बकरी वहां दौड़ती हुई आई। उसने कुएं में छलांग लगा दी और कुछ देर बाद वो बच्ची को अपने मुंह में दबाए बाहर निकल गई। तू इस बच्ची को क्यों बचा रही है झिलमिल? इसे छोड़ दे। जब इसकी माँ ने इसके जीने का हक छीन लिया तो तू क्यों इसे बचाने की जिद कर रही है? क्योंकि उसकी माँ पत्थर दिल हो गई है, लेकिन मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं एक मासूम को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगी। जब वो रानी होकर इस बच्चे की परवाह नहीं करती तो तू क्यों कर रही है? तू तो एक बकरी है, क्या तू इसका ख्याल रख पाएगी? वो रानी है और 3 बेटियों की माँ, इसलिए चौथी के लिए उसकी ममता खत्म हो गई है। मेरी ममता खत्म नहीं होगी। मैं इसे अपनी जान देकर भी बचाऊंगी और इसका नाम ज्योति रखूंगी। फिर झिलमिल ज्योति को धीरे से अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। झिलमिल ज्योति की अच्छे से देखभाल करती रही और देखते ही देखते ज्योति 18 साल की हो गई। माँ, आप मुझे समझाइए। आपने मुझे बचपन से बड़ा किया, पर मैं आपकी तरह क्यों नहीं दिखती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटी ज्योति, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दिल की नेक हो और किसी का बुरा नहीं चाहती हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें सबसे सुंदर चेहरा दिया है, पर तुम मेरी ही बेटी हो। क्या सच में? फिर तो मैं और अच्छी बनूंगी माँ। ठीक है बेटा, तुझे भूख लगी होगी। सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है। रुक, मैं तेरे लिए जंगल से कुछ फल लाती हूँ। हर वक्त आप ही जाकर खाने का इंतजाम करती हो। आज मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। आप आराम करो माँ, आज मैं जाती हूँ। बेटी, जंगल में खतरा है। बहुत सारे जंगली जानवर हैं और शिकारी भी। तेरी जान को खतरा हो सकता है। माँ, मेरी जान को खतरा है तो आपकी जान को भी तो खतरा है। अगर आप हर दिन मेरे लिए जा सकती हो तो आज मुझे जाने दो। आप रुको, मैं अभी आती हूँ। ज्योति मुस्कुराकर फल तोड़ने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। तभी एक शिकारी झाड़ियों के पीछे से झिलमिल को देख लेता है। अरे वाह, ये तो बकरी है, वो भी कितनी मोटी। अगर इसका शिकार करके इसका मांस बेचूं तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। आज का शिकार तो शानदार है। फिर शिकारी तीर झिलमिल पर चला देता है।
तेज चीख के साथ झिलमिल जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। झिलमिल लहूलुहान होकर झाड़ियों में छुपकर भाग जाती है। शिकारी पीछा करता है। अरे रुक जा रुक जा, अरे भाग कहाँ रही है? तू मेरा शिकार है, तू कहीं नहीं बच सकती। अरे रुक जा। लेकिन झिलमिल झाड़ियों में कहीं छुप जाती है। शिकारी उसे ढूंढ नहीं पाता। कमाल है, शिकार हाथ आया भी और निकल भी गया। चलो अब किसी और का शिकार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ज्योति फल लेकर लौटती है। माँ, कहाँ हो आप? माँ तो यहाँ नहीं है। इतने में झिलमिल घायल हालत में वहाँ आती है। माँ, हे भगवान, ये किस हालत में हो आप? आपके शरीर से इतना खून क्यों निकल रहा है? ये तीर किसने मारा आपको? मुझे उनका नाम बताओ, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटी, मेरे पास बहुत कम समय है, अब वो सच बता देना चाहिए जो इतने दिनों से मैं तुझसे छिपाए बैठी थी। कैसा सच माँ? बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं है। तुझे मैंने कुएं से बचाया था और तेरी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं। तू इस राज्य की राजकुमारी है। तेरी 3 और बहनें भी हैं। तू अब राजमहल जा, बाकी जिंदगी वहीं बिता, क्योंकि अब मैं तेरी देखभाल नहीं कर सकती हूँ। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही मेरी माँ हो, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। उठो माँ, उठो। मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। और एक जरूरी बात, तुम्हारे गले में जो ताबीज है, इसे तुम महाराज और महारानी को दिखाना। वो ये देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तो तुम्हारे गले में ये ताबीज था। ये कहकर झिलमिल ने अंतिम सांस ली। माँ, उठो माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, मैं अकेली कैसी जीऊंगी माँ? ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो झिलमिल को दफना देती है। माँ, अब मैं राजमहल जाऊंगी, अपनी असली माँ और बहनों को खोजूंगी, चाहे वो मुझे अपनाए या ना अपनाए। पर मैं ये वादा करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप मेरी सबसे बड़ी पहचान हो। ज्योति आंखों में आंसू लेकर जंगल से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर चरा रहा होता है और अपनी किस्मत को कोसता है। हे भगवान, कब तक मैं इन बकरियों को चराता रहूंगा? अरे कोई तो दिन ऐसा आए जब मेरी किस्मत चमक जाए। हर कहानी में गरीबों को खजाना मिल जाता है, लोग राजा बन जाते हैं। मुझे भी राजा बनना है। कब तक इस गरीब की जिंदगी जीऊंगा? गांव जाऊंगा तो फिर सब मुझे निकम्मा कहेंगे। हर दिन मजाक उड़ाते हैं लोग, पर क्या करूं, गांव तो जाना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, आज के लिए बहुत हो गया, अब कल चरना। चलो। लखन थका हुआ अपनी बकरी को लेकर गांव लौटता है। घर के अंदर उसकी माँ सुमित्रा इंतजार करती थी। माँ, मैं घर आ गया निकम्मे, सारा दिन बकरियां चराता फिरता है, ना कोई काम ना कोई कमाई। नाम बदनाम कर रखा है तूने। तेरी वजह से लोग मेरी भी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं। कब तक मेरे लिए सिर पर बोझ बनकर रहेगा? मुझे पैसे चाहिए, चाहे तू खुद ही क्यों ना बिक जाए। माँ, इतना भी मत कहो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, पर आप हमेशा मुझे अपमान ही देती हो। क्या एक बार मुझे प्यार से नहीं बोल सकती थी? हर वक्त चिल्लाती रहती हो। तुम मुझसे जबान लड़ाता है, रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। सुमित्रा गुस्से में उबल पड़ती है और जोर से लखन को एक थप्पड़ मार देती है। मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? पहले पेट भर खाने के लायक तो बन जा, फिर राजा बनने का सपना देखना।
चला जा यहाँ से। आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। लखन रोते हुए चुपचाप बाहर निकल जाता है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सपने तो राजा बनने के हैं और नसीब में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। दिन रात केवल अपमान ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति राजमहल के द्वार पर पहुंचती है। तभी सैनिक रास्ता रोक देते हैं। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत यहाँ से चली जाओ। मुझे महाराज और महारानी से मिलना है, बहुत ही जरूरी काम है। मैं ऐसे किसी को अनुमति नहीं दे सकता। पहले तुम पूरा परिचय बताओ, तभी अंदर जाओगी। तभी मंत्री आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? रास्ते से हटाओ। महाराज से मिलने के लिए किसी को रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मुझे महाराज के पास जाना है। ठीक है, जाओ। महाराज और महारानी दरबार में ही बैठे हैं। फिर ज्योति भय और घबराहट में धीरे धीरे दरबार के भीतर प्रवेश करती है, जहाँ सिंहासन पर राजा और रानी बैठे थे। तुम कौन हो और इतनी भयभीत क्यों लग रही हो? डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ ज्योति। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी तो पहले से 3 बेटियां हैं। तुम हमारी बेटी कैसे हो सकती हो? निश्चय ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। नहीं पिताजी, आप ही मेरे पिता हैं और माता आप ही हैं। ये कैसी विचित्र बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ? तुम हमारे परिवार के नहीं हो। हमारी 3 ही बेटियां हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता शायद तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। चिंता मत करो, आज से हम लोग तुम्हें माता पिता जैसी तुम्हारी सेवा करेंगे। माँ, आप मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आई थी, वो भी कुएं में। आप कैसे भूल सकती हो? क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? सच बताओ, आखिर तुम्हें ये किसने बताई? आप ये मेरे गले का ताबीज देखिए, क्या आप भी नहीं पहचान रही? जैसे ही कामिनी ने वो ताबीज देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें भय और पछतावे से भर गई। पूरा राज दरबार गूंज उठा। ये कैसे संभव है? मैं तो तुम्हें कुएं में डाल चुकी थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि तुम अपनी 3 बहनों को मार दोगी। ये कैसे हो सकता है कि तुम जीवित हो? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मुझे पाला। तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हें बचाने वाली और कौन हो सकती है? मेरी माँ एक बकरी थी जिसने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक शिकारी ने उन्हें मार डाला और मरते समय माँ ने ये ताबीज देकर कहा कि मैं अपने माता पिता को ढूंढकर सच बताऊं। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। हर दिशा में फुसफुसाहट फैल गई। राजा की आंखों में आंसू भर आए। राजा और रानी उठकर ज्योति को गले लगा लेते हैं। मेरी पुत्री, हाँ, बरसों पहले मैं भी तुम्हें नहीं रखना चाहता था। इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर घने जंगलों में चली गई और शायद उसने भी तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तब से हम लोग उस दिन को याद करके खुद को कोस रहे हैं, लेकिन भगवान ने आज मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाता हूँ और आज से हमारी 3 बेटियां नहीं, 4 बेटियां रहेंगी। मंत्री जी, जश्न की तैयारी कीजिए। हमारी खोई हुई राजकुमारी हमें वापस मिल गई है। हाँ मंत्री जी, आज के जश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे राज्य में मिठाई बांटी जाए और सभी राजाओं को आमंत्रण दिया जाए और राजकुमारियों को भी, ताकि सभी को पता चले कि हमारी खोई हुई राजकुमारी हमें मिल गई है। जी महाराज, मैं तुरंत ही व्यवस्था करता हूँ। फिर कामिनी ज्योति को एक कक्ष में ले जाती है, लेकिन दूर से तीनों राजकुमारियां ये सब देख रही थी। ये क्या, हमारी एक और बहन आ गई? ये असंभव है, और ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है?
सच में दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। देखो, माँ इसके पीछे पागल हो गई है। अब हमारा महत्व कम हो जाएगा। अब सबकी निगाहें इसी पर होगी। हमें कुछ करना होगा। आज का जश्न खत्म होने दो, फिर देखेंगे कि इसे कैसे हटाना है। शाम होते ही जश्न की तैयारी होती है। दूर दूर से राजकुमार आते हैं। महल रोशनी से चमक रही थी। संगीत चारों ओर फैल रहा था। तभी राजकुमारी नयनतारा की नजर एक राजकुमार के ऊपर अटक जाती है। देखो, वो राजकुमार यश कितना सुंदर है। मैं उससे ही विवाह करूंगी। जैसे ही ये जश्न खत्म होता है, फिर मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। तभी राजकुमार यश की नजर ज्योति पर पड़ती है और वो दरबार में आगे जाकर कहता है, महाराज, मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार यश हूँ। मुझे राजकुमारी ज्योति अत्यंत प्रिय लगी है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। ये तो हर्ष की बात है। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है, क्योंकि आपका राज्य बहुत ही बलशाली और वैभव से भरा है। तो मुझे इस रिश्ते से क्या आपत्ति होगी। आज पूरे राज्य में मैं घोषणा करता हूँ कि राजकुमार यश का विवाह मैं अपनी राजकुमारी ज्योति से तय करता हूँ, और इन दोनों का विवाह होते ही इस राज्य का राजा और रानी भी यही दोनों बनेंगे। जैसे ही ये घोषणा होती है, नयनतारा की आंखें क्रोध से जल उठती है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले इसने मेरे माता पिता छीन लिए, अब मेरे प्रेमी को भी छीन रही है। रात ढलती है और जश्न समाप्त होता है। सभी राजकुमार चले जाते हैं। तीनों बहनें एक कक्ष में इकट्ठा होती हैं। दीदी, अब क्या करें? हाँ दीदी, कुछ तो करना पड़ेगा। उसे हटाना होगा, नहीं तो कल की आई हुई इस राज्य की महारानी बन जाएगी और हम तीनों को नौकरानी बनाकर रखेगी। चांदनी, क्या तुम उस जादूगर को बुला सकती हो जो तुम्हारा दोस्त है और तुमने कई बार उसकी जादू की मदद से हमारी मदद की है? हाँ दीदी, मैं उसे जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है। वैसे करना क्या है? ठीक है, सुबह तालाब के पास उसे लेकर आना। मैं और मेघा ज्योति को वहां ले आएंगे। बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। आखिर वो कौन बाबा है? दीदी, वो एक जादूगर है जिससे हम बदला ले सकते हैं, इस ज्योति को अपने रास्ते से हटाकर। फिर ये तो अच्छा तरीका है उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो, हमें अब उससे प्यार से बात करना है और किसी तरह कल सुबह तालाब के पास लेकर जाना है। फिर तीनों बहनें वहां से निकलती हैं और महल के गलियारे से होकर ज्योति के कमरे की ओर जाती हैं। जैसे ही ज्योति के कमरे में जाती हैं, शायद आप तीनों बहनें हो। हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ मेरी बहन, हमें भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने समय बाद हम तीनों बहनें अपनी सबसे छोटी और खूबसूरत बहन को देख रही हैं। सच में ज्योति, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुमने कितना कष्ट सहा होगा ना बचपन में। राजमहल में सुख भोग रहे थे हम तो, और तुम वहाँ जंगल में अपनी जिंदगी का कष्ट काट रही थी। नहीं दीदी, वहाँ भी मेरी जिंदगी ठीक थी। मेरी माँ थी ना, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो एक बकरी जरूर थी, लेकिन वो इंसान से भी बढ़कर थी मेरे लिए। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम उसी जिंदगी में जाने वाली हो। फिर तीनों बहनें बात करके सोने चली जाती हैं। फिर अगली सुबह तीनों बहनें महल के आंगन में मिलती है। चांदनी, जो हमने रात को बोला था उसे अब पूरा करना है। ठीक है दीदी, मैं पहले जादूगर को लेकर वहाँ तालाब पर जाऊंगी। आप ज्योति को लेकर आ जाना। फिर चांदनी महल से बाहर निकल जाती है। वहीं नयनतारा और मेघा ज्योति के कमरे की ओर बढ़ती है। दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? देखो बहन, तुम हमें इतने समय बाद मिली हो,
तुम्हें ठीक से हम जानते भी नहीं, तो सोचा कि हम लोग साथ में थोड़ा समय बिताएं। हाँ ज्योति, चलो हमारे साथ, आज बाहर चलते हैं। यहाँ हर वक्त माता पिता ही तुम्हारे साथ रहते हैं, हमें भी कुछ समय मिलना चाहिए आपस में दोस्ती बढ़ाने के लिए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर तीनों बहनें महल से निकल पड़ती है और चलते चलते तालाब के पास पहुंच जाती है। दीदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? राज्य से इतनी दूर, माता पिता परेशान हो रहे होंगे, हमें वापस चलना चाहिए। और ये जंगल खतरनाक भी है, किसी भी वक्त जंगली जानवर आ सकते हैं यहाँ। तभी नयनतारा और मेघा जोर से हंस पड़ती है। क्या हुआ, आप दोनों हंस क्यों रही हो दीदी? मुझे डर लग रहा है। तेरी खूबसूरती हमें चुभती है, हम में से सबसे हसीन तुम हो, यही तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले आया है। और जब से तुम महल आई है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, और तुम आकर हम तीनों बहन का हक भी छीनना चाहती हो। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर ही रहेंगे। राजकुमार यश भी तुमसे ही शादी करना चाहता है, जबकि तुम सबसे छोटी हो और हम तीनों तुमसे बड़ी बहन हैं। और शादी के बाद रानी भी तू ही बनेगी, इसलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगी। मेरे साथ गलत मत करो, मुझे माफ कर दो, मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। दीदी, मुझे जाने दो। इतने में चांदनी जादूगर को लेकर वहां आ जाती है। तो कहिए राजकुमारी, मुझे क्या करना है? ये क्या, आप लोगों ने जादूगर को क्यों बुलाया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम कभी भी हमारे बीच ना रहो, और ना ही हमारे माता पिता से प्यार बांटो, और ना ही राजकुमार से विवाह करो। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? मेरी बहन को एक बकरी ने पाला है, और वो बकरी को ही माँ कहती थी, इसलिए इसे एक बकरी बना दो, ताकि ये बकरी बनकर अपनी बाकी जिंदगी बिताए। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। चुप हो जाओ, हम अपने हिस्से का प्यार बढ़ते हुए नहीं देख सकते। माता पिता सिर्फ हमसे प्यार करते थे और हमसे ही करेंगे। ठीक है, मैं इसे अभी बकरी बना देता हूँ। फिर जादूगर मंत्र पढ़ता है और अचानक ज्योति के शरीर में चमक फैल जाती है और वो बकरी बन जाती है। चलो, अब ये हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई। हाँ दीदी, आज पहली बार मुझे लगा कि हमने अपने लिए न्याय किया है। अब राजकुमार यश भी सिर्फ तुम्हारा होगा दीदी, और रानी भी तुम ही बनोगी। हाँ, अब कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। चलो महल चलते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने माता पिता के पास इस रूप में नहीं जा सकती। मेरी अपनी दीदी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर देना माँ पिताजी, मैं अब आपके पास नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर ज्योति घने जंगलों में चली जाती है और तीनों बहनें जैसे ही महल में जाती हैं, अरे तुम तीनों बहन यहाँ हो, और तुम्हारी बहन ज्योति कहाँ है? वो सुबह से महल में दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रही हो माँ? मेरे साथ तो ज्योति गई ही नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आज उसका पहला दिन था राजकुमारी बनकर, और वो ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी राजा घबराए हुए आते हैं। क्या हुआ रानी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? महाराज, हमारी छोटी बेटी ज्योति कहीं नहीं मिल रही। मैंने सोचा था कि वो तीनों बहनों के साथ गई होगी, लेकिन वो इनके साथ भी नहीं गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मंत्री जी, मंत्री जी, कहाँ हो? तभी मंत्री दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ महाराज? मंत्री जी, तुरंत आदेश जारी करो, पूरे राज्य में ढूंढो। मेरी राजकुमारी पता नहीं कहाँ होगी, और सुबह से दिखाई नहीं दी है। ठीक है महाराज, मैं अभी आदेश भेजता हूँ और राजकुमारी को ढूंढता हूँ। कई दिनों तक पूरे राज्य में खोज जारी रहती है,
पर राजकुमारी ज्योति का कुछ पता नहीं चलता। राजमहल में चारों तरफ उदासी छा जाती है। तभी राजकुमार यश थका हुआ और परेशान महल में प्रवेश करता है। महाराज, मैं भी राजकुमारी ज्योति को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। मैं क्या करूं राजकुमार, मैंने भी अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, पर मुझे भी वो कहीं नहीं मिली। आप बहुत थक गए होंगे, आप महल में ही विश्राम कर लीजिए। नयनतारा, राजकुमार को पानी दो। राजकुमार यश उदास होकर कक्ष में बैठ जाता है। तभी नयनतारा उसके पास आती है। तुम इतने दुखी क्यों हो राजकुमार? तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। नहीं नयनतारा, मैं राजा बनने के लिए ज्योति से विवाह नहीं करना चाहता था। मैं तो उससे सच्चा प्रेम करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। मैंने इतना ढूंढा है और ढूंढूंगा। फिर यश वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों में जाता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बाबा, मुझे मेरी राजकुमारी ज्योति को ढूंढना है। मैं कई दिनों से उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं जीवित भी है या नहीं। राजकुमार, शायद तुम ये नहीं जानते कि राजकुमारी आज भी जीवित है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। वो जंगल में एक बकरी के रूप में भटक रही है और अब वो कभी इंसान नहीं बन सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो इंसान नहीं बन सकती? बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ राजकुमार, अब वो शायद कभी इंसान नहीं बन पाएगी। बस ये समझ लो कि उसे बचाने के लिए तुम्हें और बहुत कठिन राहें तय करनी होंगी। फिर साधु महाराज धीरे धीरे वहाँ से चल देते हैं। तभी ये सारी बातें नयनतारा सुन लेती है। ये क्या? ज्योति एक बकरी बन गई है। अब मैं क्या करूं? मैं एक बकरी को ढूंढने के लिए परेशान हो रहा हूं। तभी नयनतारा सामने आती है। सोच लो राजकुमार, वो बकरी ही है अब, और मैंने ही उसे ऐसा बनाया था क्योंकि हम उससे जलते थे। तुम मुझसे विवाह कर लो और राजा बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने उसे रास्ते से हटाया। और सोच लो, इतनी बड़ी जिंदगी क्या एक बकरी के साथ बिताओगे? एक बकरी के पीछे मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? अगर ज्योति बकरी बन चुकी है तो मेरा क्या भविष्य है? उससे अच्छा तो है कि मैं नयनतारा को ही स्वीकार कर लूं और मैं राजा भी बन जाऊंगा। हाँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। वैसे तुम भी खूबसूरत हो। तो ये हुई ना समझदारों वाली बात। ठीक है, चलो हम आज ही पिताजी से कहकर अपना विवाह तय कर लेते हैं। दूर झाड़ी के पीछे ज्योति रोते हुए ये सब सुन रही होती है। मुझे लगा था तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो राजकुमार, पर तुमने मुझे मेरे पद और रूप के लिए प्यार किया था। मैं गलत थी। मेरी अपनी बहनों ने भी मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया। कोई अपना नहीं होता इस लालच भरी दुनिया में। फिर ज्योति रोते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चरवाहा लखन अपनी बकरियों को चराता है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसकी सारी बकरियां भाग जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कहाँ भाग गईं? हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब कब तक रहेगी? अब बकरियां भाग गई। मेरी माँ तो मुझे घर से ही निकाल देगी। इतना कहकर लखन रोते हुए घर वापस आ रहा था कि तभी उसे एक बकरी दिखाई देती है, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ये बकरी तो मेरी नहीं है, पर इसे रख लेता हूँ। कम से कम मुझे थोड़ा बहुत दूध तो दे देगी। और वैसे भी मेरी सारी बकरियां भाग गई हैं, तो कम से कम थोड़े पैसे तो इस बकरी से आएंगे ही। फिर लखन बकरी को लेकर घर पहुंचता है। ये क्या, सारी बकरी कहाँ है? तुम एक बकरी को लेकर क्यों आए हो? माँ, तेज आंधी की वजह से सारी बकरियां घने जंगलों में भाग गईं। मुझे एक भी नहीं मिला। माँ, मुझे माफ कर दो।
सारी बकरियां खो दी तूने, बेकार निकम्मे कहीं के। और अब सिर्फ एक बकरी लेकर आया है। मुझे बहुत सारा दूध निकालना है, जितना बाकी सब देती थी। अगर इससे थोड़ा सा भी दूध कम निकला तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। नहीं माँ, अगर इतना दूध निकाला तो ये मर जाएगी। ये बहुत कमजोर है। उस बेजुबान को मत सताओ माँ। तू बहाना बनाता है, रुक जा। तूने मेरा इतना सारा नुकसान किया और नाटक कर रहा है, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। फिर सुमित्रा गुस्से में लाठी उठाकर लखन पर बरसने लगती है। सुमित्रा उसे इतना पीटती है जिससे उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है। मेरी अपनी बहनों ने मुझे धोखा दिया। राजकुमार ने भी सिर्फ गद्दी के लिए मुझे छोड़ दिया, और ये अनजान आदमी मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दे रहा है। मैं कैसी बदनसीब हूँ जो अपनों से ही हार गई, पर ये पराया मेरे लिए मरने को तैयार है। इस बकरी को तूने तो बचा लिया, अब जल्द ही बाकी बकरियों को ढूंढ कर ला, नहीं तो कल सुबह होते ही तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगी। फिर लखन रोते हुए बैठ जाता है और इसी तरह रात हो जाती है। अचानक ज्योति भागने लगती है, तभी लखन देख लेता है। रुको रुको, अरे कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अरे रुक जाओ। लखन उसके पीछे भागता है। बकरी उसे गहरे जंगल की ओर ले जाती है। कांटों और झाड़ियों को पार करते हुए दोनों एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं, एक काली रहस्यमयी गुफा के सामने। ये कैसी जगह है? इतनी अंधेरी गुफा में तुम क्यों जा रही हो? अरे अरे क्या हो गया है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है यहाँ। मुझे पता था तो मुझे यहाँ तक आने से रोकने की कोशिश करोगे। फिर ज्योति गुफा के अंदर चली जाती है। लखन डरते डरते उसके पीछे जाता है। पता नहीं गुफा के अंदर क्यों गई है, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। लखन थोड़ा ही अंदर जाता है, तभी गुफा के बीचों बीच सफेद वस्त्रों में एक साधु आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। ये कौन है? और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जानता हूँ, ये बकरी नहीं इंसान है। ये एक राजकुमारी है, राजकुमारी ज्योति। ये आप क्या कह रहे हो? एक बकरी राजकुमारी कैसे हो सकती है? और अगर ये राजकुमारी है तो अब ये बकरी फिर से इंसान कैसे बन सकती है बाबा? इसे फिर से इंसान बनाने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। ठीक है, तो मैं अपनी जान दे दूंगा बाबा। वैसे भी ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं किसी को बचाते बचाते कुर्बान हो जाऊं। ठीक है, तो अपना बलिदान दो। फिर लखन पास में ही रखा खंजर उठाता है और अपना सर कलम कर लेता है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और ज्योति इंसान बन जाती है। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी। राजकुमार तो धोखेबाज था, तुम सच्चे इंसान हो। बाबा, आप मेरी जान ले लो, पर इसका जीवन लौटा दो। ये दिल का बहुत नेक है। अगर तुम चाहती हो कि ये फिर से इंसान बन जाए तो तुम्हें राजपाट छोड़ना होगा और गरीबी का जीवन स्वीकार करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, बस इसे जीवन दे दो। फिर साधु लखन को जीवित कर देता है। अरे ये क्या? मैं तो मर गया था, फिर मैं जीवित कैसे हो गया? साधु महाराज, ये कैसे हुआ? क्योंकि राजकुमारी ज्योति तुमसे सच्चा प्रेम करती थी, इसी की शक्ति से तुम जीवित हुए हो। अब तुम दोनों राजमहल जाओ, सच लोगों के सामने आना चाहिए। फिर दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। बेटी तुम कहाँ थी? हम लोग इतने परेशान हो गए थे तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। वहीं पास में खड़ी नयनतारा, चांदनी और मेघा कांपने लगती है। राजकुमार यश भी शर्म से अपना सिर झुका लेता है। राजकुमार यश, आपने भी सिंहासन के लिए मुझे धोखा दिया। क्या हुआ बेटी? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या सच है?
पिताजी, इन तीनों बहनों ने मुझे एक जादूगर की मदद से बकरी के रूप में बदल दिया था और ये राजकुमार यश, इन्हें पता चल गया था कि मैं एक बकरी हूँ, लेकिन इन्होंने सिंहासन की लालच में मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और इन्होंने मेरी बड़ी बहन नयनतारा से विवाह कर लिया। क्या मेरी अपनी बेटियों ने खुद अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा किया? तुम तीनों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। तभी रानी कामिनी रोती सिसकती हालत में वहां पहुंचती है। मेरी बेटी वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जान वापस आ गई। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? रानी, इन्हीं तीनों बेटियों ने इसे एक बकरी के रूप में बदल दिया था। मैं तुम तीनों की खातिर अपनी इस बेटी को एक बार मौत के मुंह में छोड़कर चली आई थी और आज तुम तीनों ने मेरी बेटी को फिर से मौत के मुंह में डाल दिया। सैनिकों, इन्हें तुरंत ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो जब तक कि इनको सबक न मिल जाए। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। तुम तीनों की जिंदगी नहीं बचाऊंगी मैंने एक बार गलती की है, अब और नहीं। सैनिक तीनों बहनों को पकड़कर ले जाते हैं। राजकुमार यश, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने राजगद्दी हथियाने के लिए ये भी नहीं बताया कि मेरी बेटी जिंदा है और वो इस रूप में है। तुम भी यहाँ से चले जाओ और अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। फिर राजकुमार सिर झुकाकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। पिताजी, ये लखन है जिसने मुझे फिर से इंसान बनाया, जिसने अपनी जान देकर भी मुझे बचाया। साधु महाराज ने हम दोनों को नया जीवन दिया है, इसलिए मैं लखन से ही विवाह करना चाहती हूँ। बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुमने सच्चाई और प्रेम से निर्णय लिया है। पर महाराज, मैं एक चरवाहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमारी बेटी को बचाया है, इसलिए आज से तुम इस राज्य के राजा हो और मेरी बेटी के पति। मुझे भी बहुत पसंद है ये रिश्ता। सच में ज्योति बेटा, तुमने बहुत अच्छा लड़का चुना है। पूरा राज दरबार खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों में राजा ज्योति और लखन की शादी कर देते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।